नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे घर में। पिछले वीडियो में अपन ने खरपतवार प्रबंध मैनेजमेंट ऑफ वीड अपन पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने पढ़ा था फिजिकल कंट्रोल ऑफ वीड। अपने स्टार्ट किया था प्रिवेंशन ऑफ वीड से, फिर वीड एराडिकेशन पढ़ा था, खरपतवार निरोध या निषेध, या फिर खरपतवार उन्मूलन और खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण की विधियों में अपन ने यांत्रिक नियंत्रण पूरा पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे जैविक नियंत्रण। तो बच्चों, जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल। सबसे पहली बात, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए एक इंसेक्ट को रखना आवश्यक होता है जो खरपतवार के पौधों को खत्म करता है। उस इंसेक्ट को या उस कीट को बायो एजेंट के नाम से जाना जाता है। उस इंसेक्ट या कीट को किस नाम से जानते हैं? बायो एजेंट के नाम से जानते हैं। अब बायो एजेंट की विशेषता कि बायो एजेंट कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, बायो एजेंट जिस खरपतवार के लिए उसको रखा गया है केवल उसी को खाकर जीवित रहता हो। तो केवल खरपतवार वीड प्लांट को ही नुकसान पहुंचाता हो तो अपन ये कह सकते हैं बायो एजेंट की पहली विशेषता क्या हो? केवल और केवल खरपतवार के पौधों को ही खाता हो। यदि फसल के पौधों को खाएगा तो ये बायो एजेंट नहीं, इंसेक्ट हो जाएगा। फिर इस पर नियंत्रण करो। तो केवल खरपतवार के पौधों को खा करके जीवन यापन करता हो। दूसरा, उसकी प्रजनन क्षमता अच्छी हो। प्रजनन क्षमता अच्छी होने पर वह अपने ही समाज के, अपने कुनबे को बढ़ा सके, अपने ही समान और जीवों को बना सके, तो नियंत्रण अति शीघ्र होता। नंबर 3 पर यदि अपन बात करें, जलवायु के प्रति अनुकूल हो। ये ना हो कि अपन उसको ठंडे प्रदेशों से लेके आए और राजस्थान में धूप में लेके आए, 5-7 दिन के बाद में पूरे कीट खत्म हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार की जलवायु में उसको रखा जा रहा है उस जलवायु के प्रति उसमें अनुकूलता होनी चाहिए। नंबर 4 पर यदि बात करें कि शत्रु कीट न हो। जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में इसको रखा जा रहा है वहाँ उसके अन्य कोई दुश्मन कीट नहीं होने चाहिए, कोई शत्रु कीट नहीं होने चाहिए। अदरवाइज ये उससे छुपने के प्रयास करेगा, पौधों को नहीं खा पाएगा या जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि खरपतवारों पर नियंत्रण करने के लिए जिस कीट का उपयोग किया जाता है उसे बायो एजेंट के नाम से जानते हैं। बायो एजेंट की विशेषताओं में जिस खरपतवार के लिए रखा गया है तो केवल खरपतवारों के पौधों को खाकर ही जीवित रहता हो। प्रजनन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, अपने कुनबे को, अपने समान जीवों को बढ़ाने के लिए। जिस जलवायु में उसको रख रहे हैं, जिस एरिया में उसको रखा जा रहा है उस जलवायु के प्रति अनुकूलता होनी चाहिए और शत्रु कीट नहीं होने चाहिए जिस क्षेत्र में इसको रखे जा रहे हैं। उदाहरण की यदि अपन बात करें तो अब तक बहुत सारे बायो एजेंट्स का यूज किया गया है। इसके उदाहरण यदि अपन देखें तो लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा ये एक खरपतवार है, वीड। इसके लिए अब तक जो बायो एजेंट रखे गए उनके उदाहरणों में अपन पढ़ सकते हैं कि एग्रोमाइजा, लेंटाना, दूसरा क्रोसिडोसिमा लेंटाना, दोनों बायो एजेंट हैं। तीसरे की यदि अपन बात करें तो थेक्ला इचियोन और थेक्ला बीजिकाई, थेक्ला इचियोन और थेक्ला
बीज इकाई। और यदि अपन बायो एजेंट की बात करें तो डेक्टालोपियंस ओपनसी, बायो एजेंट का उदाहरण है। यदि अपन बात करें तो लेंटाना कैमरा के लिए एग्रोमाइजा लेंटाना, क्रोसिडोसिमा लेंटाना, थेक्ला इचियोन, थेक्ला बीजिकाई और डेक्टालोपियंस ओपनसी, इस प्रकार के बहुत सारे बायो एजेंट के उदाहरण हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला मेथड है कीट नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए। उसके बाद यदि अपन बच्चों बात करें खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक विधि, केमिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, तो केमिकल मेथड के अंदर है वो वीडिसाइड का उपयोग किया जाता है, शाकनाशी का उपयोग किया जाता है। शाकनाशी, यहाँ शाक का अर्थ होता है पौधा और नाशी का अर्थ होता है नष्ट करने वाला। जिन रसायनों का उपयोग खरपतवारों को नष्ट करने हेतु किया जाता है वो किसके उदाहरण, वो क्या कहलाते हैं? शाकनाशी कहलाते हैं, या इनको खरपतवारनाशी का नाम दे सकते हैं अपन, या फिर वीडिसाइड का नाम दे सकते हैं। शाकनाशियों के प्रकार, शाकनाशियों के प्रकार, जैसे अपन ये कह सकते हैं कि वर्णात्मक शाकनाशी, वर्णात्मक शाकनाशी, या इसको अपन कह सकते हैं सिलेक्टिव वीडिसाइड। सिलेक्टिव वीडिसाइड का मतलब है कि कुछ विशेष पौधों के लिए विशेष शाकनाशियों का उपयोग किया जाता है, ये उनको नष्ट करते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि किसी विशेष खरपतवार के लिए सिलेक्ट किए गए शाकनाशी सिलेक्टिव शाकनाशी कहलाते, सिलेक्टिव वीडिसाइड कहलाते हैं, या वर्णात्मक शाकनाशी कहलाते हैं। उदाहरण की यदि अपन बात करें तो 2,4-D, इसका पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड। ये जितने भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जितने भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उन सबको नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद दूसरा बात की जाए अवर्णात्मक शाकनाशी, अवर्णात्मक शाकनाशी या नॉन सिलेक्टिव वीडिसाइड। नॉन सिलेक्टिव वीडिसाइड का मतलब है चाहे चौड़ी पत्ती के पौधे हों चाहे संकरी पत्ती के पौधे हों, ये सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे उदाहरण में अपन पढ़ सकते हैं डाइक्वाट, पैराक्वाट और वीड ऑयल। अब बच्चों अपन को यहाँ नोट में पढ़ना पड़ेगा कि एट्राजीन और सिमेजीन, एट्राजीन और सिमेजीन दोनों ऐसे शाकनाशी हैं जिनका यदि सही सांद्रता में उपयोग किया जाए तब तो ये वर्णात्मक होते हैं, और यदि इसकी सांद्रता का अधिक उपयोग कर लिया जाए, अधिक मात्रा में इसका उपयोग कर लिया जाए तो ये अवर्णात्मक हो जाते हैं। जैसे एट्राजीन और सिमाजीन का उपयोग ज्वार, बाजरा, मक्का और गन्ना के अंदर किया जाता है। इन सभी फसलों में सिमेजीन और एट्राजीन 0.5 kg पर हेक्टेयर उपयोग किया जाता है। अब यदि 0.5 की जगह अपन मात्रा बढ़ा दें तो ये क्या नॉन सिलेक्टिव हो जाते हैं, अदरवाइज ये सिलेक्टिव रहते हैं। नंबर 3 की यदि अपन बात करें तो संपर्क शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी का मतलब है पौधे के जिस भाग के संपर्क में आएंगे केवल उसी को नष्ट करेंगे। उदाहरण यदि अपन पढ़ें तो जैसे मान लीजिए कि
ये पौधे की पत्तियां हैं, और यदि वीडिसाइड का स्प्रे केवल इस पत्ती पर ही हो पाया है तो केवल ये पत्ती ही नष्ट होगी। जैसे उदाहरण अपन पढ़ सकते हैं इसके, वही डाइक्वाट है, पैराक्वाट है, केवल जिस भाग के संपर्क में आते हैं उसी को नष्ट करते हैं, संपर्क शाकनाशी कहलाते हैं। नंबर 4 पर यदि अपन बात करें तो स्थानांतरित शाकनाशी। स्थानांतरित शाकनाशी, स्थानांतरित या ट्रांसफर वीडिसाइड को अपन कह सकते हैं कि पौधे के जिस भाग पर गिरते हैं उसके जाइलम व फ्लोएम से रन करके पूरे पौधे को नष्ट कर देते हैं, पूरे पौधे को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पौधे की पत्ती के ऊपर वीडिसाइड का अपने स्प्रे किया तो इस पत्ती के जाइलम व फ्लोएम से होते हुए पौधे की सभी पत्तियों को प्रभावित कर देता है, सुखा देता है, नष्ट कर देता है। ये स्थानांतरित शाकनाशी कहलाते हैं। उदाहरण यदि अपन पढ़ें तो आइसोप्रोटोयूरान, (2,4,5-T). 2,4,5-T का यहाँ मतलब है 2,4,5 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और 2,4-D का मतलब होता है 2,4-फिनोक्सिक एसिटिक एसिड। ये फिनोक्सी ग्रुप में आते हैं। बात अपन करें या मिचेट या ब्यूटाक्लोर अपन कह सकते हैं। दूसरा अपन 2,4-D का एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, है ना। ये मार्केट में विडोन के नाम से मिलती है। तो ये है बच्चों रासायनिक विधि। अब रासायनिक विधि में अब यदि अपन कंपेयर करें, जैसे बायोलॉजिकल मेथड था, इससे पहले अपन ने मैकेनिकल मेथड पढ़ा था और केमिकल मेथड है, इन तीनों के बीच में यदि अपन कंपेयर करें या बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि खरपतवार नियंत्रण की रासायनिक विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अच्छी क्यों है, तो इसके पीछे क्या क्या कारण होगा। इसके पीछे कारण होगा एक तो ये कि इस विधि में कम समय में अधिक क्षेत्र में खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे बायोजेंट में यदि अपन बात करें 1 हेक्टर में मान लीजिए अपन को लेंटाना कैमरा पर कंट्रोल करना है, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ बायोजेंट पर, नंबर ऑफ या क्लाइमेट कंडीशंस पर, या फिर मैच्योरिटी ऑफ वीड पर, वीड कितने मैच्योर हो चुके हैं। मान लीजिए लेंटाना कैमरा के सीड बन करके खेत में गिर गए तो कंट्रोल करने का कोई फायदा नहीं, नेक्स्ट सीजन में नंबर ऑफ वीड बढ़ने हैं। उसके बाद मैकेनिकल मेथड की बात करें तो 1 हेक्टर या मान लीजिए एरिया छोटा है तब तो पॉसिबल है, यदि बड़ा एरिया हो तो नंबर ऑफ लेबर ज़्यादा रिक्वायर होंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि केमिकल मेथड में कम समय में अधिक एरिया में वीड कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा यदि अपन बात करें कि अपोजिट क्लाइमेट्रिक कंडीशंस जब चल रही हों, जैसे मान लीजिए 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, अब ना तो बायोजेंट उसमें काम कर पाते हैं और ना मैकेनिकल मेथड, ना तो अपन उसमें वीड होविंग कर पाते हैं, ना वीड पुलिंग कर पाते हैं, कोई भी मेथड पॉसिबल, यानी ना तो खुरपी से उखाड़ सकते, ना हाथ से उखाड़ सकते जब कंटिन्यू बारिश हो रही है। इस कंडीशन में केमिकल मेथड है वो यूजफुल होगा। नंबर 3 पर बात की जाए तो बिहेव यहाँ डिपेंड करता है वीड का, कि वीड का बिहेव कैसा है। वीड बिहेव का मतलब है वो कांटेदार है, एलर्जी वाला, ऐसा। बिहेव का मतलब वो मत समझना आदमी वाला गाड़ काट है कोई नहीं। तो बिहेव ऑफ वीड, बिहेव का मतलब है मान लीजिए यहाँ बायोएजेंट हैं, ये सारे प्लांट पर इफेक्ट नहीं डालते। मान लीजिए जरूरी थोड़ी खेत के अंदर लेंटाना कैमरा ही है, और भी तो वीड हो सकते हैं, तो वो खड़े के खड़े ही रहेंगे। दूसरा अपन मैकेनिकल मेथड की बात करें, जैसे गोखरू है, लठजीरा है, या कुछ वीड ऐसे होते हैं जिनको स्पर्श करने से एलर्जी हो जाती है, खुजली चलने लगती है, अब उनका कांटेदार व्यवहार है, तो इस विधि में केमिकल मेथड है वो कारगर सिद्ध होगा।
नंबर 4 की यदि अपन बात करें बहुवर्षीय खरपतवार। अब बहुवर्षीय खरपतवार जैसे अपन बात करें आख, तो आख को उखाड़ने में अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, तो यहाँ यदि स्प्रे का उपयोग कर दिया जाए, केमिकल का उपयोग कर दिया जाए तो आसानी हो जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इन सब बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए रासायनिक विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अच्छी है, परंतु इसके कुछ लिमिट भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं? एक तो अज्ञानता। मान लीजिए किसानों को इन बातों का पता नहीं होता कि कौन से खरपतवार के लिए कौन से विडिसाइड का उपयोग करें और कब करें। बुआई से पहले भी होता है, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले भी होता है, और खड़ी फसल में भी होता है। तो एक तो इस बात का ज्ञान न होना, दूसरा खरपतवार नाशी का सिलेक्शन न कर पाना, किसी भी वीडिसाइड का सिलेक्शन। अब जैसे मान लीजिए चौड़ी पत्ती वाली फसल के अंदर 2,4-D का उपयोग कर दें, अपन मूंग के अंदर, सरसों के अंदर 2,4-D का उपयोग कर दें, तो सारा ही कंट्रोल हो जाएगा काम फसल का और खरपतवार का। तो इस बात का ज्ञान न होना। दूसरा, कितनी मात्रा लेनी है। जैसे यहाँ अपन ने पढ़ा कि एट्राजिन और सिमेजिन हैं, इनकी यदि कम मात्रा काम में ली जाए, यानी सटीक मात्रा काम में लेते हैं, तब तो ये सिलेक्टिव होते हैं। यदि मात्रा इसकी थोड़ी सी बढ़ गई तो ये नॉन सिलेक्टिव हो गए। इस बात का ज्ञान न होना। दूसरा, फसल एक जैसी फसल का न होना। जैसे विदेशों में क्या करते हैं कि हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं वीडिसाइड का छिड़काव के लिए, परंतु अपने यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो अपना जो कल्टिवेटेड एरिया है ना, जिसको अपन कह सकते हैं जोत का आकार है ना, जोत का आकार छोटा है। इसके साथ साथ छोटे में भी अपन फसलें 3-4 रखते हैं। बीच में बाजरा आ गया, बीच में अपने रिजका की बुआई कर रखी है, बीच में मूंग है, किसी ने मूंगफली बुआई कर दी। तो अब हेलीकॉप्टर से स्प्रे करना पॉसिबल नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक तो ज्ञान का अभाव होना, शिक्षा का अभाव होना, तीसरा जोत का आकार छोटा होना, और पांचवा फसलों की विभिन्नता होना, क्रॉप डाइवर्सिटी का होना। चौथा, ड्राई जोन, जैसे अपन बात करें रेगिस्तान, तो इन चीज़ों के लिए खरपतवारनाशी का छिड़काव करने के लिए इरिगेशन की भी आवश्यकता होती है, सिंचाई भी करना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए अपन ऐसे वीडिसाइड का यूज़ कर रहे हैं जो स्थानांतरित शाकनाशी है, तो जाइलम और फ्लोएम से तभी वो जाएगा जब उसके अंदर जल पर्याप्त मात्रा में होगा, पौधों को पानी की कमी नहीं होगी। और यदि पानी की कमी होगी तो निश्चित रूप से छिड़काव नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसकी डिसएडवांटेज हैं, ये इसकी कमियाँ हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। इस चैप्टर में 12th में अपना इतना ही है, बाकी इसको अपन कंपटीशन लेवल पर पढ़ें तो एक वीडियो में कंपटीशन लेवल का भी और डालूंगा इसका, तो आप जेट ICAR की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इससे संबंधित पढ़ सकते हैं।